यह धारणा कि कैथरीन को कॉनकॉर्डिया से दूर लाने वाला निश्चय रूप से उसकी बहन मर्टल नहीं, बल्कि खुद परमेश्वर था। कैथरीन के ओरेगॉन पहुंचने के बाद ये धारणा और मजबूत हो गई और इसी कारण उसने अपनी बहन के टूटते विवाह में घुसने के लिए खुद को दोषी महसूस किया। अपने अपराध की भरपाई के लिए उसने किसी भी एहसान को लेने से मना कर दिया और उसने जोर दिया कि वह लिविंग रूम के फर्श पर सोएगी और सप्ताह के कम से कम 2 दिन वो कपड़ों की धुलाई करते हुए बिताएगी। सोमवार को कपड़ों को धुलना और मंगलवार को कपड़ों को इस्त्री करना। यह उसका पहला अनुभव था नियमित रूप से घर के कामों को करने का। इस सब ने उसे यह विश्वास दिलाने में मदद की कि किसी पुरुष के साथ संगति रोमांचक हो सकती है। एक ऐसे पुरुष की देखभाल करना जो एक स्त्री से अपेक्षा करता है कि वह उसके लिए खाना पकाए और उसके गंदे कपड़ों की धुलाई करे। ये बातें अपने भविष्य के रूप में शादी को चुनना एक बार फिर से दूसरी बार विचार करने के लिए पर्याप्त थीं। जबकि 2 उदाहरण थे जिन्हें वो सबसे अच्छी तरह जानती थी, मम्मा और मर्टल, जो बहुत आकर्षक भी नहीं थीं। जैसे जैसे वे तंबुओं में सभाओं को करने के लिए एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में गए, कैथरीन ने अपने सोमवार स्क्रब बोर्ड पर गर्म गहरे पानी में हाथों को डाले हुए कपड़े धुलने में बिताए। जाहिर सी बात है मंगलवार इस्त्री करने का दिन रहा। पैरोज की भारी स्टार्च वाली सफ़ेद कमीज़ किसी भी पत्नी की वफादारी की परीक्षा के लिए काफ़ी थी, लेकिन उस बच्ची कैथरीन के लिए नहीं। कैथरीन ने मम्मा को देखा था और वो पूरी प्रक्रिया को जानती थी। भारी लोहे की प्रेस को सीधे गैस स्टोव की आग की लपटों पर गर्म करें। जब वो गर्म हो रही हो तब कमीज़ों पर पानी छिड़कें ताकि पूरी कमीज़ थोड़ी नम हो जाए। फिर उसे इस्त्री बोर्ड या रसोई की मेज़ पर फैलाओ। अपने हाथ को जलने से बचाने के लिए किसी मोटे कपड़े का उपयोग करें। एक उंगली चाटें और उससे नीचे की प्रेस के तले को छू कर देखें। यदि छन्नी से भाप देता है तो लोहा इस्त्री करने के लिए पर्याप्त गर्म है, बस और करते रहना है। जब एक और कमीज़ खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे तो कमीज़ को झुलसा देने का मतलब था कि पैरोज अपना कोट नहीं उतार सकता है, चाहे कैनवास के टेंट में कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, क्योंकि उसकी कमीज़ में एक छेद भी था। सारा समय कपड़े धुलने और इस्त्री करने में ही नहीं गया। 23 के दौरान उत्तर पश्चिम सुगत भी रहा। मर्टल और कैथरीन ने वॉशिंगटन और ओरेगॉन, जहां पैरोज ने टेंट सभाएं लगाते थे, उन शहर की दुकानों से खूब विंडो शॉपिंग की। मर्टल को कैथरीन की आनंद देने वाली उपस्थिति की ज़रूरत थी और कैथरीन को सख्त परिपक्वता के साथ बहन की दयालुता की ज़रूरत थी, जो मर्टल ने प्रदान की। यह एक अच्छा संयोजन था। रात में उन्होंने बेदारी की सभाओं में भाग लिया जहां कैथरीन ने अपना पहला तंबू का उपदेश दिया। एवरेज पेरोज के पास एक संदेश था, एक ही संदेश, पश्चाताप करो और बचाए जाओ। वह चिल्लाने वाला प्रचारक था, पुलपिट से बोलने वाला। उसने लिखित सामग्री का इस्तेमाल करके एक ही संदेश बार बार दिया था। गर्मियों के अंत तक कैथरीन ने उसके सारे उपदेश कई कई बार सुन लिए थे और वह समझने लगी थी कि मर्टल क्यों उसकी सेवाओं में भाग लेने के लिए अनुत्सुक थी। भले ही उसके पति ने जोर देकर कहा और गुस्से में भी कई बार कहा कि उसे भेंट लेने और पियानो बजाने में मदद के लिए वहाँ उसकी ज़रूरत थी, पैरोज की इस स्वतंत्र आत्मा ने कैथरीन को परेशान कर दिया। उसने मर्टल से पूछा कि पैरोज ने स्थानीय कलीसियाओं के साथ सहयोग करने से क्यों मना कर दिया। शहर में आकर अपना तंबू खड़ा करके प्रचार शुरू करने की बजाय कैथरीन को चर्चों में और पासवानों के साथ काम करना ज़्यादा बेहतर लग रहा था। मर्टल ने कैथरीन को थके हुए भाव से देखा। ओह मीठी शहद, हम वर्षों से इसी तरह काम कर रहे हैं। हमने शुरुआत में पादरियों के साथ काम करने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे डरते थे।
बैप्टिस्ट जानना चाहते थे कि क्या हम डूबे हुए हैं। मेथोडिस्ट ने हमसे पवित्रता के बारे में पूछा। नाज़री जानना चाहते थे कि क्या हम पवित्रता का प्रचार करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हर कोई अपना राज्य बना रहा था और हम उसमें किसी भी तरह फिट नहीं हुए। इसीलिए एवरेज ने तंबू के आसपास केंद्रित अपना राज्य बनाने का फैसला किया और वो मुझे एक शहर से दूसरे शहर तक लेकर गया, जब तक कि मैं थक नहीं गई। इतनी थक गई कि अब मैं शायद ही इसे बर्दाश्त कर सकूं। लेकिन यह आसान नहीं है, कैथरीन ने अपने भोलेपन में जोर देकर कहा। बस एक बेदारी की सभा के लिए किसी शहर में जाना और वहीं बस जाना, ये आसान नहीं है। आपके पास कोई सदस्यता नहीं है जो पादरियों को आप दिखा सकें। उन्हें उद्धार का प्रचार करो, उन्हें बचने दो, और यदि वे स्थानीय चर्च में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें होने दें। इसी प्रकार तो मैंने भी किया था। मर्टल मुस्कुराई और बोली, तुम नहीं समझी मेरी बहन। एवरेज को महसूस होता है कि उसकी सेवकाई सुसमाचार प्रचार की है। खोए हुओं को उनके दिल में उद्धार की आग को जलाना, और चर्च का काम हमारे जाने के बाद उस आग को जलाए रखना है। यदि हम जाकर कहीं बस जाते तो बस एक और चर्च बन जाता। अब वो सब बस हमारी आलोचनाएं करते हैं क्योंकि हम भेंट उठाते हैं। यीशु के लिए हम जिन लोगों तक पहुँचे हैं उनसे वो लोग खुश नहीं होते हैं, बल्कि बहुत से लोग जो हमारे तंबुओं में बचाए गए हैं हमारे चले जाने के बाद स्थानीय चर्च से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वे स्वीकार नहीं किए जाते। केवल वो जो हमारे सेवकाई की सराहना करते हैं वो छोटे स्किड रो मिशन चर्च हैं। कैथरीन राज्य की इन साजिशों को जल्दी ही सीख रही थी। उसे यह भी समझ में आने लगा था कि पापा क्यों हर रविवार के दिन चर्च जाने की बजाय घर में रहना अधिक आरामदायक समझते थे। फिर भी भीतर गहरे में अपने कमरे में सोने से पहले अपने उस सख्त बिस्तर पर लेटे हुए वो जागती रहती और एक ऐसे समाज के बारे में सोचती जहाँ सभी संप्रदायों के लोग एक जगह इकट्ठे होंगे, जहाँ लड़ाई नहीं होगी बल्कि सद्भावना और एकता में परमेश्वर की स्तुति होगी। वो अंधकार के साम्राज्य के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। मैं जानती हूँ कि ये संभव है, उसने सोचा। मैं जानती हूँ यही वो रास्ता है जिसके लिए परमेश्वर ने चाहा है, जैसे कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में हुआ था जब वे एक मन से एक स्थान पर इकट्ठे थे। मैं शर्त लगाती हूँ कि यदि कभी ऐसा हुआ तो यहाँ पृथ्वी पर हमारे पास एक दूसरा पेंतिकोस्त होगा। कम उम्र में कैथरीन के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि जो सपने या दर्शन वो देख रही थी वो परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा थी, जिसमें परमेश्वर अपनी दासी पर अपना आत्मा उंडेलने वाला था, जो आर्क की आत्मिक जोन बनेगी, जो परमेश्वर की सेना का एक नई स्वतंत्रता और सामर्थ्य में नेतृत्व करेगी, जैसे जैसे ये संसार इस युग के अंत में पहुंचता जाएगा। कई अवसरों पर कैथरीन और मर्टल साथ गाते थे और पियानो बजाते थे। उन गर्मियों में 2 बार पेरोट ने 16 वर्षीय लाल सिर वाली कैथरीन को गवाही देने के लिए मंच पर बुलाया, जिसमें कॉनकॉर्डिया के छोटे मेथोडिस्ट चर्च में उसके बचाए जाने की कहानी ही होती थी। 2 बार उसने अपनी गवाही नाटकीय भावों के साथ एक लंबी कविता बोलते हुए बंद की। लोगों ने दिल से प्रत्युत्तर दिया। लोग उस नाटकीय भाव और वो तरीका जिस प्रकार वो शब्दों को बोलती थी उससे प्यार करते थे। पेरोट ने जल्दी ही निष्कर्ष निकाल लिया कि यदि कैथरीन को रोका नहीं गया तो वो उसके लिए वही बन सकती थी जो शाऊल के लिए दाऊद था। याद रखें स्त्रियों ने कैसे गाया था, शाऊल ने 1000 लेकिन दाऊद 10,000 को मारा और शाऊल को जलने के साथ क्रोधित भी किया। तो भी वह यह भी जानता था कि कैथरीन के बोलने के तुरंत बाद यदि वो कैथरीन को भेंट लेने में मदद करने के लिए बोलेगा तो लोग और अधिक उदारता से देंगे।
उसने कैथरीन से मजाक में कहा, यदि तुम पैरोट बेदारी तंबुओं के साथ रहने का निर्णय करती हो तो मैं तुम्हें कुछ प्रचार करने को भी दूंगा। अपने अकेले रहने के कई घंटों के दौरान वो अपनी बाइबल पढ़ती थी और उपदेश की रूपरेखा तैयार करती थी, लेकिन वो प्रचार करे ऐसा समय कभी नहीं आया। जैसे जैसे गर्मियाँ जा रही थीं, पैरोज अगले मौसम की अपनी योजनाएं बना रहा था जिसमें कैथरीन को शामिल नहीं किया गया था। पापा ने उसकी वापसी यात्रा के लिए पैसे भेज दिए। एवरेज पैरोट ओरेगोन पोर्टलैंड में रेल स्टेशन में गया और कॉन्कॉर्डिया का शेड्यूल देखा और उसकी वापसी का टिकट खरीदा। मज़दूर दिवस के पहले शुक्रवार को मर्चल ने कैथरीन को उसके कपड़े रखने में मदद की। उस छोटे से अपार्टमेंट में रेडिएटर के ऊपर उसका पुराना खस्ता सूटकेस रखा था। सभी कुछ बहुत सलीके से तय कर लगाया गया था, बस उसे बंद करना रह गया था। मर्चल दुख के साथ उसे देखती हुई कमरे के बीच में खड़ी थी। कैथरीन ने सीधे जाकर अपनी बहन के कमर पर पड़े कपड़े को पकड़ा और रोने लगी और रोते हुए कहा, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मर्चल चौंक गई, बोली, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम वापस जाओ। एवरेट, जो अभी अभी अंदर आया था, उसने कहा, अगर ये सच हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। मर्चल ने हकलाते हुए कहा, लेकिन ट्रेन के टिकट का क्या होगा? तो पैरोज ने कहा, हमें पैसे वापस मिल सकते हैं। जब मैंने कल टिकट लिया था तो मैंने इसके बारे में पूछताछ की थी। मैं सोचता हूँ कि वो रुकना चाहती है, लेकिन मैं इस फैसले को उसी के ऊपर छोड़ता हूँ। वह सेवकाई में एक बड़ी मदद बन सकती है। वहाँ और भी बातें हुईं, लेकिन कैथरीन ने कुछ नहीं सुना। वह आराम और खुशी के आंसुओं से अत्यधिक भरी हुई थी। सालों बाद उसने कहा कि वह अक्सर उस सूटकेस और रेडिएटर को सपने में देखती है। उसने मुझे बताया था कि वो ये नींद में देखती है, अभी भी उसे देखती है। मैं हर एक प्रकार के कपड़े और ढक्कन की अकड़न को देख सकती हूँ। ये सब मुझे सताता है क्योंकि ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा मोड़ था। यदि मैं कॉन्कॉर्डिया वापस चली जाती तो वहीं फंस जाती। कुछ नहीं कह सकती कि फिर क्या हुआ होता, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहा था, मेरे कदमों को निर्देशित कर रहा था। उस समय से, जब से मैं सेवकाई में हूँ, मुझे एक क्षण के लिए भी कभी खेद नहीं हुआ। पहले कुछ साल मर्चल और उसके पति के साथ एक समुदाय से दूसरे समुदाय में रुकने के कठिन थे। वे शहरों में जाते, कोई खाली जगह ढूंढते और अपना तंबू लगाते। कैथरीन और मर्चल हाथ में घंटी लेकर बजाते हुए शहर में लोगों को रात की सेवा के लिए आमंत्रित करती। शाम की सभाओं में कैथरीन ने आगे की पंक्ति में एक स्थान पर कब्जा कर लिया, जबकि मर्चल अक्सर अपने पति के साथ मंच पर शामिल होती थी। मर्चल लगातार उन बातों के लिए जो सेवकाई को अपमानित कर सकती थीं, कैथरीन को चेतावनी देती रही थी, जैसे कि कैथरीन, टांग के ऊपर टांग करके मत बैठो, तुम्हारी टांगें इतनी लंबी हैं कि हर कोई देखता है। बस अपने टखने के ऊपर टखना रख लो, अपने दोनों घुटनों को साथ में रखो। मर्चल का प्रभाव अच्छा था, हालांकि वह माँ की तरह कठोर और अडिग भी थी। फिर भी अभी भी वह एक बहन थी, माँ नहीं थी। अगले 5 साल हालांकि मुश्किल थे, लेकिन वो कैथरीन के शुरुआती जीवन के सबसे अच्छे